जय हिंद दोस्तों, मैं विकास जायसवाल साइंस की इम्पोर्टेंट कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए वो रहने वाला है फिजिक्स से। जी हाँ दोस्तों, अभी कंपटीशन एग्जाम में हम देख रहे हैं फिजिक्स से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हो और अच्छे लेवल के बन रहे हैं। तो मैं इसलिए लाया कि हमारा फिजिक्स ना छूटे और फिजिक्स से बनने वाले एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो हम जो अब क्लास में बात करेंगे ना वो करने वाले पूरे फिजिक्स से, और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना आज का, वो है गति के नियम पढ़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने देखा था एग्जाम में गति के नियम पूछे गए थे, इसके उदाहरण भी तो मैंने सोचा क्यों ना हम पूरे गति के नियम ही पढ़ लेना, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आए तो हमारा गलत ना हो। तो हम पढ़ने वाले गति के नियम। गति के नियम अब सबसे पहले जानेंगे जो गति के नियम है किसने दिए। तो जो गति के नियम थे ना, ये हमारे न्यूटन भाई ने दिए, मतलब न्यूटन ने दिए। किसने दिए? न्यूटन। अब जो न्यूटन ने, इसने कौन से सन में दिए थे? मतलब गति के नियम तो दे दिए, लेकिन कौन से सन में दिए थे? तो जो हमारे न्यूटन भाई साहब थे ना, इन्होंने 1687 में ना गति के नियम दिए। कौन से सन में? 1687। दोस्तों गति के नियम न्यूटन ने दिए, लेकिन अगर कोई पूछ ले गति के समीकरण या व्यंजक किसने दिया, तो जो समीकरण होता है ना वो गैलीलियो ने दिए थे। जो गति के समीकरण थे वो गैलीलियो ने दिए थे। गैलीलियो, जो गैलीलियो थे ना, इनने दिए थे। और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो गति के नियम दिए भाई साहब न्यूटन ने, तो उस बुक का नाम क्या था? तो जो गति के नियम उसने बुक का नाम दिया ना, वो है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, जो प्रिंसिपिया बुक है ना इनकी, इसमें न्यूटन साहब ने क्या दिया? गति के नियम। मतलब मरने से पहले इस बुक में लिख के गए थे दोस्तों। कौन सी बुक थी वो? प्रिंसिपिया। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने दिए। लेकिन गति के समीकरण किसने दिए? गैलीलियो ने दिए। और कौन से सन में दिए थे? 1687 में दिए थे। और उस बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया था। क्या नाम था? प्रिंसिपिया। तो आइए देखते हैं जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है। अब जो गति का प्रथम नियम ये क्या बोलता है? जो हमारा न्यूटन भाई साहब है ना, इनने गति के नियम तो दे दिए, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। अब इनमें लिखा क्या है? इन्हें प्रिंसिपिया में क्या लिख के गए थे वो देखेंगे अब। तो इन्हें प्रिंसिपिया में गति के प्रथम नियम में ये कहा था, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वह विराम में ही रहना पसंद करेगी। विराम में ही रहना पसंद करेगी, रहना पसंद करेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दे। परिवर्तन ना कर दे। अब जो न्यूटन भाई साहब है ना, इन्हें ये बोला था, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है ना, तो वो विराम में ही रहना पसंद करेगी। जाओ दोस्तों, देखा ना, आप कभी कभी आपने देखा है कि कोई लड़के का मन अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा तो पढ़ाई करना ही पसंद नहीं करता। वैसे जो वस्तु विराम में है ना, वो विराम में ही रहना पसंद करेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा के उसकी अवस्था परिवर्तित ना कर दी जाए। मतलब जो जिस अवस्था में ना, वो उसी अवस्था में रहने पसंद की। जैसे उदाहरण के लिए, यदि अगर कोई गेंद लुढ़क रही है, यदि मैदान में कोई गेंद लुढ़क रहेगी ना, तो तब तक लुढ़कती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल के ना रोक दिया जाए। तो दोस्तों ऐसा मतलब कि मैदान में लुढ़कती रहेगी जिंदगी, ऐसा नहीं, वो जब तक उसका बल खत्म ना हो तब तक। जी हाँ दोस्तों, एक वर्ड आया बल। अब ये बल क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, जो न्यूटन का प्रथम नियम है ना गति का, इससे बल की परिभाषा मिलती है। किसकी परिभाषा मिलती है? बल की। बहुत बार पूछा गया है कि जो बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विराम में ही है तो विराम में रहना पसंद करेगी, और यदि कोई गति में है तो गति भी रहना पसंद करेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना कर दी जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम है, और इस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। किसकी मिलती है? बल की परिभाषा। अब बल की परिभाषा क्या बोलती है? मतलब उसने, न्यूटन ने बल की परिभाषा भी बताई है। तो बल क्या है? जो है फोर्स, ये क्या होता है? तो अब हम जानेंगे फोर्स क्या होता है। तो फोर्स या बल वह बाह्य कारक है, फोर्स या बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की या तो अवस्था परिवर्तित कर दे, या तो अवस्था में परिवर्तन कर दे, या चेष्टा
करे। मतलब जो न्यूटन है उनने बल की परिभाषा यह दी कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की या तो अवस्था परिवर्तन कर दे या अवस्था परिवर्तित करने की चेष्टा करे। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए ये पेन है, ये पेन एक जगह पे रखा हुआ है, मैंने इसको यहां से यहां हटा दिया तो ये मेरा बल है, मैंने उस वस्तु की अवस्था परिवर्तन कर दी। अब जैसे ये बोर्ड है तो मैं इसे कितना ही दबाऊं लेकिन ये नहीं रख सकता, तो मैंने अवस्था परिवर्तित करने की चेष्टा करी है, मतलब मैंने कर नहीं पाए। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की या तो अवस्था परिवर्तित कर दे, मतलब उसे एक स्थान से किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दे, या फिर उसे परिवर्तन करने की चेष्टा करे। जैसे छोटे बच्चे ना देखा होगा आपने, बड़ा बड़ा वो बेडों को हिलाते रहते जो घर में बेड लगे रहते उनसे, लेकिन चेष्टा तो करे दोस्तों, बल तो लगा रहे, यही होता बल। अब बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जो बल होता है ना उसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। ये बहुत बार पूछा गया है कि बल का ईसाई मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। बल का ईसाई मात्रक क्या है? न्यूटन। न्यूटन क्या है? बल का ईसाई मात्रक। अब दोस्तों जानते हैं जो न्यूटन साहब ने प्रथम नियम दिए ना, उनके उदाहरण क्या क्या है, तो उदाहरण हम देखेंगे। अब जानते हैं उदाहरण प्रथम नियम। हाँ दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है, नोट करके लिख लेना, ये बहुत बार एसएससी में पूछा गया है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो न्यूटन रहता है ना, इनके प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। किसका? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत बार पूछा गया है कि जड़त्व का नियम न्यूटन के कौन से नियम को करते हैं, तो जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। अब देखते हैं कि जो न्यूटन के उदाहरण क्या है। अब प्रथम नियम बता तो दिया उसने, तो उसने बताया, जो न्यूटन भाई साहब थे ना, उनने उदाहरण देके बताया, यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, किस में बैठा? ट्रेन में। आप सब घूमने फिरने ट्रेन में जाते ही हो, यदि कोई ट्रेन में बैठा है और ट्रेन अचानक से चल दे, ट्रेन का अचानक चलना, अचानक चलना, अगर ट्रेन अचानक चल दे तो उसमें जो यात्री बैठे उनका शरीर आगे की ओर झुकेगा या पीछे की ओर झुकेगा? यदि ट्रेन में कोई यात्री सवार है तो उसका शरीर आगे की ओर झुकता है, पीछे की ओर झुकता है। यही जड़त्व के नियम के भी उदाहरण है दोस्तों। तो ट्रेन के अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे की ओर झुक जाना, यात्रियों का पीछे की ओर, यात्रियों का पीछे की ओर झुक जाना, पीछे की ओर झुक जाना और झुक जाना। और क्या है दूसरा? यदि मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं, मैं क्या चला रहा हूं? मोटरसाइकिल चला रहा हूं, तो मोटरसाइकिल चलाते चलाते देखा अगर मैं अचानक से ब्रेक लगा दूं, मैं अगर ब्रेक लगा दूंगा ना तो मैं दोस्तों एकदम से आगे आ जाऊंगा, मतलब जो मेरा बल रहेगा ना, मैं एकदम से आगे आ जाऊंगा। तो ये दूसरा नियम है। तीसरा है, यदि कंबल में से, जी हाँ दोस्तों, जो हमारी कंबल रहती है ना, जैसे एक कपड़ा है, इसको मैं झटका तो धूल के कण निकल रहे, ये भी न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, कंबल में इसको झटकारने पर उसमें धूल के कण निकलना भी किसका उदाहरण? न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति यात्री बस ट्रेन में बैठा है ना, उसमें से अगर गाड़ी अचानक चला दी उसने, तो उसका शरीर पीछे की ओर झुक जाता है, ये भी जड़त्व के नियम का उदाहरण है। और यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और अचानक से गाड़ी चलाने पर ब्रेक लगा दिया तो आगे की ओर झुक जाता है। और डंडे मारने पर, ये डंडे मारने पर भी वो धूल के कण बाहर निकलना, ये भी न्यूटन का प्रथम उदाहरण। और एक हो रहे, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद तब तक लुढ़कती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा के उसे हटा नहीं दिया, मतलब बाह्य बल लगा के उसे रोक ना ले, रोक। आइए दोस्तों अब देखते हैं न्यूटन का दूसरा नियम क्या बोलता है। तो जो न्यूटन भाई साहब थे ना, इनने दूसरा नियम इस प्रकार दिया, उन्होंने हमको बताया किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, क्या? उसकी दर, उस पर आरोपित बल, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल, उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती, उस पर जो आरोपित बल कर रहे हैं ना उसके समानुपाती होती है। और संवेग परिवर्तन की दिशा में रहता, और जो संवेग रहने वाला है ना वो परिवर्तन की दिशा में रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूटन साहब ने अपना दूसरे नियम, दोस्तों दूसरे नियम से जो महत्वपूर्ण बात है ना, जो महत्वपूर्ण है वो यही बात है, नोट करना आप इसे। जो महत्वपूर्ण बात है, जो द्वितीय नियम है ना, उससे बल का है ना व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक। ये बहुत बार पूछा गया कि बल का व्यंजक किस नियम से प्राप्त होता है? न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक कि क्या प्राप्त होता है? बल का व्यंजक।
बल का व्यंजक किस नियम से प्राप्त होता है? द्वितीय नियम से प्राप्त। अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? जो क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट, उसमें गेंदबाज या कोई भी क्रिकेट का खिलाड़ी, जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है ना, क्रिकेट का खिलाड़ी क्या करेगा? गेंद को कैच करते समय, हाथ पीछे ले लेता है। हाथों का पीछे लेना। जी हाँ दोस्तों, मतलब जो न्यूटन के द्वितीय नियम है ना, उसने ये बताया है कि जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है, जो क्रिकेट का स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो जब गेंद को कैच लेता है दोस्तों, आपने देखो ऐसे पीछे हाथ ले लेता है। ऐसे पीछे हाथ ले लेता है। क्यों ले लेता है पीछे हाथ? वो पीछे हाथ इसलिए लेता है क्योंकि जो आ रहा है ना वेग से, उसका वेग कम हो। जी हाँ दोस्तों, अगर बॉल आ रही ना, अगर वो ऐसे जैसे गेंद आ रही और ऐसे उसने पकड़ लिया तो उसको चोट लग जाएगी। ऐसे अगर उसने हाथ करके पकड़ लिया गेंद को तो चोट लग जाएगी। लेकिन वो जैसे ऐसे आ रही गेंद तो उसका वेग कम होता रहेगा। न्यूटन का दूसरे नियम में वेग ही कम होगा। जो वेग हो रहा है वो कम होगा। जब वो कम होगा ना तो उसे दर्द, मतलब ज्यादा चोट नहीं लगे तो दर्द ही नहीं होगा। और एक और होता है कि यदि कोई वस्तु, जी हाँ दोस्तों, मेरा दिमाग खराब हो गया। जी हाँ दोस्तों, मेरा दिमाग क्या हो गया? खराब। मैं पेड़ पे चल गया। अगर मैं पेड़ पे चढ़ने के बाद यदि एक मजबूत स्थान वाली जमीन पे गिरूंगा ना तो मेरे को चोट लगेगी। लेकिन वहीं अगर मैं किसी रेतीले स्थान या खेत वाले स्थान पे कूदूंगा तो मेरे को चोट नहीं लगी। क्यों? क्योंकि मेरे को जिस सतह से टकराना हो वो मजबूत नहीं। मतलब यहाँ पर देखो दोस्तों, यही नियम है कि देखो चोट इसलिए लगती है क्योंकि वो हाथ पीछे, उसका वेग कम हो जाता है। सेम रहता है यदि मैं किसी मजबूत स्थान पर कूदूंगा ना तो मेरे को चोट लग जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा एकदम से बल है ना, एकदम घर्षण होगा। जैसे मैं आया, गिरा, एकदम से गिरा तो मेरा जो वेग होना एकदम से कम होगा और मेरा वेग इसका विरोध करेगा। लेकिन अगर मैं किसी रेतीले स्थान पर कूदा तो मैं जैसे ही कूदा ना, वैसे ये जो रेतीला स्थान थोड़ा सा धंस जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा धंस जाता है। और धंस जाने के थोड़े से कारण वेग की स्पीड कम हो जाती है। और वेग की स्पीड कम हो जाती है तो मुझे दर्द नहीं होगा। क्या नहीं होगा? दर्द। आइए दोस्तों जानते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। दोस्तों बहुत ही आसान है न्यूटन का तीसरा नियम, और इससे सरल कुछ भी नहीं। न्यूटन का तृतीय नियम बहुत ही आसान है। तृतीय नियम, ये थर्ड लॉ, तृतीय नियम। जो तृतीय नियम है ना, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना, वो क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम। जी हाँ दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का। अब क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है दोस्तों? आपको किसी ने थप्पड़ लगा दिया और आपने भी जोर से धर के दिया उसमें, ये होगी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। लेकिन क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तो हुई, लेकिन एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हुई ना। आपको उसने दिया, फिर आपने अपने विपरीत दिशा में उसको जड़ दिया, तो यह हुई क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, जो न्यूटन का तृतीय नियम है ना, इसे बोलते हैं क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। मतलब एक क्रिया अगर हो गई तो उसके विपरीत क्या होगी? प्रतिक्रिया। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अब उसने कुछ उदाहरण दिए हैं। रॉकेट का उड़ना, ये किस नियम पर? रॉकेट जो उड़ता है ना, आपने देखो जो रॉकेट उड़ता है तो रॉकेट ऐसा बना रहता है। अब ये जितने बल से ऊपर ऊंचे उड़ेगा ना, उतने ही बल क्या जमीन पे लगाएगा, और जितना जमीन पे फोर्स से लगाएगा ये ऊपर उतना ही उड़ता जाएगा। कौन? रॉकेट। मतलब अगर आपको किसी को, देखो दोस्तों, आपने देखा होगा जो धनुष बाण है, ये भी इसी पे कॉन्सेप्ट पे चलता है। धनुष बाण में जितने इस बाण को पीछे खींचे जाए ना, ये इतनी ही दूरी पे जाता है। जी हाँ दोस्तों, धनुष बाण को जितना पीछे खींचे जाए वो उतना ही दूरी पे जाता है। ये भी न्यूटन के तृतीय नियम पे आता है। और रॉकेट भी किस नियम पर उड़ता है? तृतीय नियम पर उड़ता है। और क्या दोस्तों? न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का जो तीसरा नियम है ना, इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण का नियम भी। जी हाँ दोस्तों, एक और उदाहरण है बंदूक से गोली चलना। बंदूक से जो गोली चलती है ना, बंदूक से गोली, दो आपने देखा होगा, जो बंदूक से गोली चलती है ना तो एकदम पीछे से झटका लगाती है। ये मैं गोली चला रहा हूँ ऐसे, तो पीछे की तरफ हाथ आता है, तो मतलब जिस वेग से वो आगे जा रही है ना, उस वेग से पीछे भी आएगी। क्या आएगी? बंदूक की गोली। उसी प्रकार एक नाव का होता है। जी हाँ दोस्तों, जो नाव होती है, नाव, उस पर अगर कोई व्यक्ति सवार है पानी में, और यदि अचानक से उस नाव पे से कूद गया तो नाव का भी पीछे हटना। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। मतलब जो भी अगर आपको दिखे क्रिया के विपरीत कौन से में प्रतिक्रिया हुई, तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। दोस्तों अगर पूछ ले न्यूटन के तीनों नियम समीकरण किसने थे, तो गैलीलियो ने दिए थे। किसने दिए थे? गैलीलियो ने। जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक था आज का, जिसमें हमने न्यूटन के गति के तीनों नियमों के बारे में बात की। कल फिर फिजिक्स का इंपॉर्टेंट या बायोलॉजी या केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊंगा, जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप सबको हेल्प करेंगे। जय हिंद, जय भारत।